नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से। बड़ी खबर है, चढ़ावा गबन मामले में पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो चुकी है। रमाशंकर और सुभाष श्रीवास्तव को जेल से ले गई पुलिस। बता दें कि जेल से 14 घंटे की रिमांड पर लेकर गई है पुलिस की टीम। पहले मेडिकल और फिर एसओजी कार्यालय में पूछताछ होगी। पैसों के बंटवारे वाले ठिकानों पर भी ले जाएगी टीम। अहम सुराग जुटाने को लेकर पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जेल से 14 घंटे की रिमांड पर लेकर गई है पुलिस। पहले मेडिकल जांच होगा और उसके बाद एसओजी कार्यालय ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। तो पैसों के बंटवारे वाले ठिकानों पर भी लेकर जाएगी टीम। अहम सुराग जुटाने को लेकर पुलिस की जांच तेज हो चुकी है। तो चढ़ावा गबन मामले में पुलिस की कस्टडी रिमांड अब शुरू हो चुकी है। अगले 14 घंटे तक लगातार पूछताछ होगी। रमाशंकर और सुभाष श्रीवास्तव से लगातार पूछताछ होगी। जेल से 14 घंटे की रिमांड मिल चुकी है। पहले मेडिकल कराया जाएगा दोनों ही आरोपियों का और उसके बाद एसओजी कार्यालय उन दोनों को ले जाया जाएगा और उनसे पूछताछ भी होगी। तो गबन मामले को लेकर आज अयोध्या जाएगी एसआईटी। अयोध्या में तफ्तीश को अंतिम रूप देने पहुंचेगी टीम। राज्य सरकार को फाइनल जांच रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। एसआईटी आज सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट भी सौंप सकती है। तो देखिए, एसआईटी आज अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में एक बार फिर से टीम की मौजूदगी नजर आएगी और आज राज्य सरकार को फाइनल जांच रिपोर्ट भी सौंपने की तैयारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में आज एसआईटी अयोध्या जाएगी। अयोध्या में तफ्तीश को अंतिम रूप देने के लिए पहुंचेगी टीम और चूंकि फाइनल रिपोर्ट अब तैयार हो चुकी है, तो ऐसे में आज सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी भी जा सकती है। और केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। केबी, देखिए, लगातार जांच पड़ताल तो हो रही है, लेकिन सबसे पहले दो आरोपी रमाशंकर और सुभाष, जिनके लिए अब पूछताछ शुरू होगी, उनको पहले मेडिकल कराया जाएगा और 14 घंटे की रिमांड भी अब शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, जिला कारागार से पुलिस उनको पुलिस लाइन ले गई है। वहां उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। उसके बाद एसओजी कार्यालय में दोनों से पूछताछ होगी और उसके बाद उन जगहों पर ले जाएंगे जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। वहां से भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, क्या यही बंटवारा होता था, उनसे भी पूछताछ होगी। इसके साथ ही ये भी पूछताछ करेगी पुलिस की उनके आका कौन है, किसके संरक्षण में चोरी होती थी, क्योंकि गोविंद गिरी महाराज बता चुके हैं कि 3 करोड़ की चोरी है। ये कुल मिलाकर जितना देखा जा रहा है कि 3 करोड़ की चोरी, हालांकि पुष्टि की है कि चोरी हुई है। तो कुल मिला के जो 8 आरोपी हैं, उनमें से 6 तो पूछताछ हो रही है, 2 और बचे हुए टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव। तो अगली रिमांड जब पुलिस लेगी तो टिन्नू और मनीष चाचा भतीजे हैं, दोनों का रिमांड एक साथ लेगी। और हालांकि आज जो पूछताछ हो रही है उसमें जो कैश रिकवरी भी करने की कोशिश करेगी। इसके साथ जो दान पात्र में जो आभूषण आए थे उसकी चोरी हुई है, उसको बरामद करने के साथ इसके साथ ही जो आठों की कड़ी जोड़ेगी, जो उनके नजदीकी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। 30 अकाउंट सब सीज किए गए हैं, सबके सीडीआर निकाले गए हैं, कौन किससे बात करता था, कौन कौन इस पुलिस के रडार पर हैं, कौन कौन एसआईटी के रडार पर हैं। तो एसआईटी भी आज अयोध्या पहुंचेगी और फाइनल टच देगी अपनी रिपोर्ट में, क्योंकि आज उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है। तो आज फाइनल टच देने के लिए एसआईटी पहुंचेगी। कुल मिला के पुलिस और एसआईटी दोनों की जांच बराबर चल रही है। हालांकि पुलिस की जांच बहुत तेज चल रही है और आज पूछताछ के लिए रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव जो है रिमांड पर है। और ये रिमांड 8:30 बजे शुरू हुई है और 14 घंटे का रिमांड है। तो 10:30 बजे ये रिमांड समाप्त होगी। इस बीच पुलिस को सारी पूछताछ करनी होगी, उन जगहों पर ले जाना होगा जहां पर पैसे का बंटवारा होता था या और कोई जो जगह होगी वहां पुलिस ले जाएगी। माना जा रहा है कि सुभाष श्रीवास्तव, जिनके पास से अभी तक कोई कुछ बरामद नहीं हुआ है, उनकी आवास अंजनीपुरम कॉलोनी जाएगी, वहां भी उनके घर की तलाशी लेगी, उनसे जो घर वाले उनसे पूछताछ करेगी। इसके साथ ही जो सुराग देते हैं दोनों, उन जगहों पर पुलिस जाएगी। कुल मिला के रिमांड शुरू हो चुकी है और 10:30 बजे तक पुलिस पूछताछ करेगी। 10:30 बजे के अंदर अंदर उन्हें दोनों को जेल में दाखिल करना होगा। तो आज उम्मीद है कि एसआईटी भी अयोध्या पहुंचेगी, क्योंकि आज समय सीमा समाप्त हो रही है और आज फाइनल टच देने के लिए एसआईटी अयोध्या में रहेगी और उन लोगों से पूछताछ करेगी या क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है जिन लोगों ने संदेह के दायरे में आए थे, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है और शासन को सौंपनी है। तो कुल मिला के एसआईटी भी अयोध्या में होगी और दोनों आरोपी जो रिमांड पर हैं उनसे पूछताछ होगी। जी बिल्कुल, देखिए, चौतरफा कार्रवाई चल रही है इस पूरे मामले को लेकर, चाहे हम एसआईटी की बात कर ले, स्थानीय पुलिस की बात कर ले, या फिर बीते दिन हमने देखा कि आईटी की भी अब एंट्री इसमें हो चुकी है। लेकिन अगर खास तौर पर केबी एसआईटी के पूरी प्रकरण को देखा जाए, और हमने देखा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया, 70 बार चोरी शब्द का प्रयोग किया गया था और पूरी रिपोर्ट में ये जिक्र भी किया गया कि 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार चोरी की गई है।
तो क्या फाइनल रिपोर्ट में भी ऐसी कुछ बातें हैं? देखिए, आपको बता दें कि जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसआईटी की आई थी, उसमें पेज नंबर 6 पे जो है वो डॉक्टर अनिल मिश्रा पर पूरा मामला सामने आया था। इसके साथ ही चंपत राय ने जब एसआईटी को अपना बयान दिया, जो पत्र लिखा था, उसमें बात सामने आई थी कि उन्होंने भी डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक के कर्मचारियों को भी दोषी बताया था। कुल मिला के अनिल मिश्रा पूरी तरह संदेह घेरे में है और पुलिस इस पर कार्रवाई कर सकती है। हालांकि अनिल मिश्रा अपने बचाव के लिए जो आरएसएस के जो उच्च पदाधिकारी हैं, विहिप के हैं, उनके संपर्क में है कि उनका बचाव किया जाए। लेकिन जिस तरह से एसआईटी ने अपने जांच में पाया है और जिस तरह चंपत राय ने पत्र लिखा एसआईटी को बयान दिया है, तो अनिल मिश्रा चारों तरफ से घिर गए हैं, उन पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस अपनी मुकदमे में उनको 9वां आरोपी बना सकती है, इसकी तैयारी पुलिस कर रही है और किसी भी समय जो है वो मुकदमे में उनका नाम शामिल कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से एसआईटी की रिपोर्ट आई और चंपत राय ने भी उनको दोषी माना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पुलिस अब सिर्फ चोरी की रकम नहीं बल्कि उस पैसे के पूरे मनी ट्रेल की पड़ताल में जुटी है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग की भी मदद ली जा रही है। देखिए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच अब और गहराती जा रही है। अब पुलिस ने हेराफेरी के पैसों का पूरा हिसाब खंगालने के लिए इनकम टैक्स विभाग की मदद मांगी है। जांच का फोकस अब सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं बल्कि इस बात पर भी है कि कथित हेराफेरी का पैसा कहां-कहां लगाया गया। वहीं ट्रस्ट पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की भी तैयारी में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच का फोकस मनी ट्रेल पर आ गया है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि कथित तौर पर चोरी किया गया पैसा कहां-कहां लगाया गया और इससे किस किस को फायदा पहुंचा। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग से सहयोग मांगा गया है। पुलिस गिरफ्तार 8 आरोपियों और उनके परिवार से जुड़े करीब 50 बैंक खातों की जांच कर रही है। साथ ही 2022 से अब तक हुए सभी वित्तीय लेन देन को भी खंगाला जा रहा है। पूछताछ के दौरान आरोपियों से कई अहम जानकारियां भी मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक दान की रकम में कथित हेराफेरी मुख्य रूप से शाम की शिफ्ट में की जाती थी। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर 50 से अधिक बार दान की रकम में हेराफेरी की। इधर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चोरी की रकम को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका दावा है कि करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, जबकि 14 करोड़ रुपए की चोरी की खबरें सही नहीं है। वहीं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है और कोर्ट के हर निर्देश का सम्मान करेगा। साथ ही कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैरागी हैं और गलत काम करने वालों को तुरंत दंड देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया है तो सब सत्य है और जो चोर हैं चोर बन जाएंगे, जेल में पहुंच जाएंगे। उसमें उन लोगों को सफलता मिलेगी। जैसे हम लोगों को रामनगर पर विश्वास बना है और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया कि देश में पूरा सद्भावना प्रेम बनी रहेगी, उसमें उन लोगों को सफलता मिलेगी। इस समय हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री जी हैं पूरा बैरागी हैं, राम जी को पूर्ण मानने वाले हैं। किसी की गलती देखते हैं तुरंत दंड देते हैं। ट्रस्ट अब पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर की मासिक आय का पूरा ब्यौरा ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। वहीं 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में निर्माण, वित्त, ऑडिट, धार्मिक और मैनेजिंग समितियों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मनी ट्रेल, बैंक खातों की जांच, संपत्तियों की पड़ताल, ट्रस्ट में प्रशासनिक बदलाव और पारदर्शिता की नई व्यवस्था, हर स्तर पर कार्रवाई तेज हो चुकी है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट और ट्रस्ट के आगामी फैसलों पर टिकी है। टीम न्यूज़ स्टेट। अयोध्या के बाद अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हरिद्वार में हुई अहम बैठक के बाद 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा की तारीख तय कर दी गई है। देश भर के साधु संतों और श्रद्धालुओं से चलो मथुरा चले का आह्वान किया गया है। देखिए,
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आंदोलन की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। हरिद्वार में संत समाज की बैठक में 9 अगस्त को मथुरा में कार सेवा का ऐलान किया गया। संतों ने देश भर के साधु संतों और श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में मथुरा पहुंचने की अपील की है। संत समाज का कहना है कि 9 अगस्त को ब्रज में कार सेवा कर भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म स्थान पर स्थापित करने का संकल्प लिया जाएगा। संतों ने दावा किया है कि इस बार सनातनी समाज किसी भी तरह की देरी के मूड में नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कार्यक्रम का उद्देश्य किसी प्रकार का टकराव नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक भावनाओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करना है। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि ये सनातनियों की आस्था का विषय है और सभी संतों को इस अभियान में एकजुट होना चाहिए। बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, श्री चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी सच्चिदानंद समेत कई प्रमुख संत मौजूद रहे। बैठक में अयोध्या के बाद अब मथुरा का संदेश भी दिया गया। ये हमने कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा का आह्वान किया है। 9 अगस्त को हम कार सेवा करने जा रहे हैं ब्रजभूमि में। उसी के लिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए थे और यहाँ पर आकर संत महापुरुषों से आशीर्वाद मिला है और आह्वान किया। उन सबने हमें आदेशित किया है कि जाके कार्य करो, हम सब लोग वहाँ उपस्थित होंगे। किस तरह से आह्वान किया पूरा? हमने एक ही आह्वान किया है कि एक धक्का और दो, इस गम्मत को भी तोड़ दो। जिस नारे के साथ हम आगे बढ़े तो हमें बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा है, संत समाज का समर्थन मिल रहा है, हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और निश्चित तौर पर 9 अगस्त को निर्णायक भूमिका में हमारी कार सेवा जाएगी। कितनी बड़ी संख्या में वहाँ लोग? लाखों की संख्या में उपस्थित, लाखों की संख्या। संत भी, संतों ने मुझे परम पूज्य कैलाश जी महाराज जी ने, परम पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी ने, परम पूज्य दीदी माँ ने, सभी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, देर से सही लेकिन कार्य प्रारंभ हुआ है। हम सब लोग वहाँ पहुंचेंगे और आपका साथ देंगे। इस ऐलान का अयोध्या के संत समाज ने भी स्वागत किया है और संत समाज का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में कार सेवा हुई थी, उसी तरह अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी आंदोलन का समय आ गया है। वहीं संतों ने सरकार से मंदिर निर्माण की दिशा में जल्द निर्णय लेने की भी अपील की है। संत समाज का कहना है कि अगर 9 अगस्त से पहले सरकार मंदिर निर्माण की आधिकारिक घोषणा कर देती है तो कार सेवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका दावा है कि हरिद्वार से 600 से 700 संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी देश भर के श्रद्धालुओं से चलो मथुरा चले का आह्वान किया। जरूरी आपने देखा है यही उचित समय है, अभी नहीं फिर कभी नहीं। इसलिए सब सनातनी जाग चुके हैं और सब सनातनियों का प्रयास है कि हमारे जो अयोध्या भूमि का जो हाल हो चुका है, अब हमारा कृष्ण जन्मभूमि पे सबको चलना है, कार सेवा करनी है। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे गृह मंत्री जी है, वहाँ संभव है उनके होते हुए जल्दी से जल्दी हमारा जो है कृष्ण जन्मभूमि का हाल होगा और वहाँ भगवान कृष्ण के साक्षात जैसे राम मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे दर्शन हमारी कृष्ण जन्मभूमि में होगा। सभी स्नातियों ने एक अलग जगाई है, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। इससे पहले सीएम योगी ने मथुरा को लेकर अखिलेश यादव को चुनौती दी थी। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज के इस ऐलान ने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। एक और 9 अगस्त की प्रस्तावित कार सेवा की तैयारियां हैं तो दूसरी ओर सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर भी टिकी है। फिलहाल ये मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया है। अब देखना होगा कि 9 अगस्त से पहले घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कानपुर में 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन ड्रोन और सर्विलांस से निगरानी हुई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। पुरानी नहर कोठी पर पुलिस का हाईटेक ऑपरेशन
कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए हैं। पीएम आवास योजना के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। तो कानपुर पुलिस ने हाईटेक ऑपरेशन चलाकर साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। लगभग 3 दिन तक ड्रोन और तकनीकी सर्विलांस से निगरानी की, जिसके बाद पुरानी नहर कोठी पर छापेमारी करके 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, नकदी और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। तो कानपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां साइबर ठगों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कुल 12 ठगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। लगभग 3 दिन तक पहले इनकी निगरानी की गई, इनके हर एक चाल को देखा गया और उसके बाद पुलिस ने ड्रोन के जरिए यहां पर जांच पड़ताल करने के बाद गिरफ्तार किया। देखिए, 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जब 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से ना सिर्फ दस्तावेज बरामद किए गए हैं बल्कि कई डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। और दूसरी तस्वीर है आपके सामने, जहां पुलिस की ओर से हाईटेक ऑपरेशन चलाया गया, ड्रोन की मदद ली गई, सर्विलांस की मदद से इनकी पहले निगरानी की गई। 3 दिनों तक इनके हर एक कदम को जांचा गया, परखा गया और उसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आखिरकार इन ठगों को गिरफ्तार किया है और कुल 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि आए दिन साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। तो ये बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, लगभग हर दिन 10 से 12 लोगों को ये लोग अपना शिकार बनाते थे और आए दिन साइबर ठगी की वारदातों को ये लोग अंजाम देते थे। लेकिन अब साइबर पुलिस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगभग 3 दिन तक इनकी पूरी जांच पड़ताल की गई, ड्रोन की मदद से इनकी लोकेशन को ट्रेस किया गया और उनकी हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। श्याम, ऐसा लग रहा है कि कानपुर अब साइबर ठगों के लिए एक नया हब बनता जा रहा है। अब से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो झारखंड का जामताड़ा बहुत फेमस था कि वहां पर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था, लेकिन कानपुर अब एक नए गिरोह के तौर पर देखा जाए तो काफी ज्यादा यहाँ पर लोग सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से जामताड़ा निकल करके सामने आया, उसी तरीके से कानपुर में कई ऐसे गांव चिन्हित हुए हैं जहां से लगातार साइबर ठगी की वारदातें की जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों के एक्शन की बात की जाए तो रेवना थाना क्षेत्र जहां से ये गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ महीनों पहले यहां से 20 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये सभी भी साइबर ठगी में लिप्त थे। इसके अलावा चकेरी थाना क्षेत्र हो या इसके अलावा तमाम अन्य ग्रामीण इलाके हैं जहां पर लगातार साइबर ठगी की शिकायतें आ रही हैं। लोग गिरोह को बना करके साइबर ठगी कर रहे हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं किस तरीके से साइबर ठगी की जाती है और ये अपने गिरोह का विस्तार कर रहे हैं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार पुलिस को जानकारी मिल रही थी कि रेवना थाना क्षेत्र में एक पर्टिकुलर जगह है जहां पर हॉट स्पॉट बना हुआ है। यहाँ से लगातार लोगों को कॉल्स की जा रही है और उनसे ठगी की जा रही है। देश के तमाम हिस्सों में यहाँ से लोगों को ठगने का काम किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अपने ऑपरेशन को लॉन्च किया। लगातार 3 दिनों तक क्षेत्र में निगरानी की गई। पुलिस ने देखा कि पुरानी नहर कोठी है, यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं। उनकी आवाज को सुनने की पुलिस ने कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि ये तमाम तरीके से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने ड्रोन की मदद से निगरानी की और छापेमारी करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो पता चला कि वो एक दिन में तकरीबन 300 कॉल करते हैं और इसके बाद 10 से 12 लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। इनका ठगने का प्रमुख तरीका था कि लोगों को पोर्न देखने की बात कह करके उनसे उनके पास पुलिस आने को लेकर के डराते थे, कहते थे कि मोबाइल पर पोर्न देखते हो और पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। इसी दौरान पीछे से कोई यूट्यूब से, मोबाइल से पुलिस का सायरन बजा देता था, जिससे लोगों को यकीन हो जाता था कि वाकई में जो फोन किया जा रहा है वो पुलिस के लोग कर रहे हैं। ऐसे में ये लोग ठगी का शिकार होते थे। दूसरा इनका तरीका ये था कि लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर उनसे ठगी करते थे। उनसे शुरुआत में 1100 रुपए रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए जाते थे और जैसे व्यक्ति फंस जाता था तो उनसे अलग अलग मदों के नाम पर पैसे वसूलने का काम करते थे। बहरहाल कानपुर के आसपास के क्षेत्र की बात की जाए तो लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोग यहाँ पर साइबर ठगी को कुटीर उद्योग की तरीके चला रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में जब लोगों की गिरफ्तारी होती है तो अगर उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई नहीं होती है तो आमतौर पर जो लोग पकड़े जाते हैं उनकी जमानत बहुत जल्दी हो जाती है और इसके बाद दोबारा वे इसी काम में लिप्त हो जाते हैं। तो ऐसे में जरूरत इस बात की है कि पुलिस इस तरीके से कार्रवाई करे कि जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं तो आसानी से कम छूट करके बाहर ना आने पाए, जिसके बाद एक संदेश जाए। क्योंकि जिस तरीके से ये पैटर्न देखने को मिला है कि जो ग्रामीण इलाका है बिल्कुल, और आए दिन कानपुर की अगर खास तौर पर बात की जाए तो कानपुर में हमने देखा कि पिछले कुछ समय से एक पूरा गिरोह सक्रिय था जो कि आए दिन लोगों को ठगी का शिकार बनाता था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए, कानपुर में
12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले को लेकर डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनाते हैं आपको। गिरसी नहर पुलिया के पास रेड करके जब वहां पर ये सारे अभियुक्त बैठ करके और अपने मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को ठगी का शिकार कर रहे थे, हमारी टीम ने एक पूरी दबिश दे करके घेर करके 12 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो थाना रेवना एवं आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। ये लोग प्रधानमंत्री योजना के नाम पर लोगों को फ़ोन करते हैं और जो इनके पास कुछ डाटा है उसको फ़ोन करते हैं और आगे पीछे उसके नंबर को चेंज करते हैं और उनसे ये कहते हैं कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका नाम आया है, यदि आप किसी से 1100 किसी से 11,000 रुपये अगर आप जमा कर देंगे तो आपको आवास मिल जाएगा। इसमें प्रायः लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और वो पैसा इनके द्वारा भेजे गए अकाउंट्स में भेज देते हैं और इस प्रकार से वो एक तरह से साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।